सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करता है। और लोगों में एक धारणा है, और ख़ास करके आजकल के बच्चों में मैं धारणा देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेते ये। हाँ, इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसका परिणाम भी कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, कहीं कोई बड़ी घटना घट जाती है और अगले क्षण आपको उस घटना की जानकारी मिल जाती है। इस जानकारी को लेकर आप क्या कर लोगे? यहाँ बैठे बैठे आप उसकी मदद कर दोगे? क्या कर लोगे? तो जानकारियों को इकट्ठा करना ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। और जो ज्ञानी है उसको घटित घटनाओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको बिना संसाधन के उसका अनुभव होता है। तो आप समर्पण के उस पड़ाव पर जाइए जहां आपको इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता ना पड़े। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन से कट जाओ, बेहतर है आपके लिए। थोड़ा इसका मोबाइल का मोह हटा दो तो अच्छा है। अपने काम भर इसको अगर आप उपयोग में लोगे तो बहुत समय मिलेगा, और उस समय का यदि आपने सदुपयोग किया चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर किसी भी प्रकार के गौ सेवा के क्षेत्र में, तो भगवान को भी आपके पास आना पड़ेगा और गुरु को भी आपके पास आना पड़ेगा। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समय निकल गया, हमारा सांस तो निर्धारित है ना तो एक सांस जुड़ सकता है, और किसी भी संकट से कोई एक सांस घट नहीं सकता। जब कोई शुक्र भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है, उसी समय उसका श्वास का गणित फिक्स हो जाता है कि ये बच्चा इतना श्वास तक जिएगा। प्रकृति को छोड़कर और किसी की ताकत नहीं है कि उसके श्वास को कोई काट ले या उसके श्वास में एक श्वास जोड़ ले। तो जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी श्वास को बर्बाद कर रहे हैं। तो श्वास को समझिए, हमें एक निर्धारित श्वास तक ही जीना है, और उस निर्धारित श्वास में जितना हमने काम कर लिया वही कुछ आगे जाने वाला है। क्योंकि जो कार्य का परिणाम है वो तरंग है, और तरंगे ही केवल जा सकती है, शरीर तो जाने वाला नहीं है। तो थोड़ा इससे ऊपर उठ जाओ, गवसिद्ध हो तो इस बात को तो समझते हो। देखो, और सृष्टि की श्रेष्ठ ऊर्जा आपके पास है। एप्लीकेशन नहीं सीखा, हाँ, एप्लीकेशन नहीं सीखा है केवल, तो एप्लीकेशन सीखो इसमें। चलाना सीखो। हाथ में शस्त्र होने से आप युद्ध जीत लेंगे क्या? है? कितना बड़ा भी अस्त्र आपके हाथ में हो, और यदि चलाना नहीं आता है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। लेकिन छोटा ही अस्त्र है आपके पास, और उस अस्त्र को चलाने में महारत है, तो युद्ध जीत सकते हैं आप मान लो कि चिकित्सा का छोटा ही ज्ञान आपके पास है, हालांकि छोटा नहीं है, सृष्टि का श्रेष्ठ ज्ञान है आपके पास। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो कि चिकित्सा का छोटा ही अनुभव है हमारे पास, लेकिन चलाने में महारत है, तो जीत सकते हैं, भारत को निरोगी कर सकते हैं। और दुनिया का कितना भी मैकेनिज्म और सिस्टम को आप लेकर तो आ गए, लेकिन उसको चलाना नहीं जानते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो जो ये एक भटकाव है,
है कि हम ये भी सीख लेंगे, वो भी सीख लेंगे, वो भी सीख लेंगे, वो भी सीख लेंगे। सब सीख लो, चलाना कुछ भी नहीं आता है। क्या कर लोगे? इसलिए प्रकृति ने जितना गाय का विज्ञान आपको दे दिया है, हालांकि ये अमोघ ज्ञान है, अमोघ, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, 1 मिनट के लिए मैं इसको छोटा भी मान लूं ना, तो इसमें महारत ही आ गई, सब कुछ हो सकता है। महर्षि वाग्भट जी का जो रसोई घर है, 48 औषधियों का संग्रह, ये अपने आप में संपूर्ण है। अगर ये 48 औषधियों का एप्लीकेशन ही आपने सीख लिया तो इसके आगे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम अधूरा ज्ञान लेते हैं ना, तो लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो थोड़ा इससे निकलो बाहर, इस सोच से बाहर निकलो। हाँ, और जम के बैठ जाओ एक स्थान पर। एक स्थान पर कहने का मतलब एक ज्ञान पर, और एप्लीकेशन शुरू करो। इसके आगे कुछ नहीं है। देखो, पूरे मनुष्य का शरीर बचाना तो मैं समझता हूँ बहुत तुच्छ काम है। आज जो संकट है वो स्वयं पृथ्वी को बचाने का संकट है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब बिगड़ गया है, और ये सारा बिगड़ा है तो इसको धारण करने वाला हर जीव और हर वनस्पति बिगड़ेगा। हाँ, तो आप, मैं या कोई कुछ भी कर ले, इसका समाधान गाय के अलावा कहीं नहीं है। क्योंकि प्रकृति को पूर्णतः प्रकृति में रूपांतरित करने की ऊर्जा केवल गाय के पास होती है। दूसरे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि मिट्टी का प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है? चंद्रमा पर चले गए, अच्छी बात है, उससे पहले मिट्टी के शुद्धिकरण की टेक्निक तो डेवलप कर लेनी थी। अपना घर तो बचता नहीं और दूसरे की घर को सजाने निकले हैं। नहीं, प्रकृति ने पृथ्वी हमें दिया है जीवन जीने के लिए, हमारी पीढ़ियों को जीने के लिए। प्रकृति को बचाने की चिंता तो नहीं है, लेकिन चांद और मंगल पर जाने की चिंता है। पता नहीं हम सशरीर चंद्रमा पर कभी जा सकेंगे? कल्पना से बाहर है। लेकिन चांद की प्लॉटिंग करके बेच दी गई और मूर्खों ने खरीद भी लिया। कुछ दिन के बाद मंगल की प्लॉटिंग चलेगी और एक सपना दिखा दिया जाएगा कि वहाँ आलू, बैगन, भंटा की सब्जी कर ली है और बस कुछ नहीं, अब कुछ साल में जाएंगे वहाँ का आलू, भंटा, बैगन खाएंगे। इसमें वही व्यक्ति भटकता है जो दिन भर हाथ में मोबाइल लेकर के टिप 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 करते रहता है। जो इस चक्कर में आपको हाथ में वो दिया ही गया है आपको फंसाने के लिए, इसलिए उसके उपयोग तक उसको सीमित रखो और आगे का समय इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में नहीं, ज्ञान प्राप्ति में लगा दो आप। सबसे पहला कर्तव्य हमारा है अपनी गृहस्थी को बचाना। अगर हम खुद की गृहस्थी नहीं बचा सकते तो दूसरे को ज्ञान मत बांटना। आप गविशुद्ध होने का जो है इतना तो रखो मेंटेन। सबसे पहला ध्यान अपनी गृहस्थी को अच्छा बनाने में लगाइए, और जब अपनी गृहस्थी अच्छी हो जाए ना, तब आप पड़ोसी के बारे में सोचना और समाज के बारे में सोचना। और यदि आसपास का पड़ोस और समाज को आपने अच्छा कर लिया तो प्रदेश के बारे में सोचो आप, और प्रदेश में कुछ कर लिया तब राष्ट्र का सोचो आप।
राष्ट्र का कर लिया तो विश्व के कल्याण का सोचो आप। लेकिन जो देख रहा हूं, जो कड़वी बात जो है कि लगभग ज़्यादातर गवसिद्धों का होता है कि उनकी बात उनके घर में ही नहीं मानी जाती, लेकिन पड़ोसी को ज्ञान जरूर बखारते हैं। तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये सुधार कर लो। देखो, खुद को सुधार लेने से पड़ोसी खुद सुधर जाता है। यह ध्यान रखो। आप जिंदगी भर ज्ञान बांटते रहो पड़ोसी को कि एक गाय ले आओ जी, एक गाय ले आ जाओ, भले बोलेगा नहीं, लेकिन कहेगा खुद गाय तो लाया नहीं, मुझे ज्ञान देता है। हाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ छूटती नहीं इसलिए कि छुड़ाने वाला व्यक्ति खुद नहीं छोड़ता। हाँ, आप में से बहुत सारे गवसिद्ध हैं, एलोपैथी खाते रहते हो और ज्ञान बांटते रहते हो कि एलोपैथी छोड़ देना। बहुत सारी चीजें हैं जो दृश्य में नहीं होता, लेकिन अदृश्य रूप में अनंत दूरी तक कार्य करता है, क्योंकि तरंगों की गति अनंत होती है। एक विचार यदि समर्पण के साथ दिया जाए तो उस विचार के पहुंचने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसलिए देखो, गुरु कहीं बैठा है लेकिन वो सारा काम चलते रहता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो निर्धारित समय पर ही होते हैं। वो कहावत है ना, है? एक समय पाए तरोवर फरे केतक सिंचो नीर। तो अभी गाय के विज्ञान के फलने का समय आ गया है। यदि अभी सिंचन की क्रिया की जाए तो इसमें से फल मिलेगा। पूरे विश्व के लोगों की जो चिकित्सा है आज सबसे जटिल विषय बना हुआ है ना। लोहे में सेप देना है तो जब गर्म रहेगा तभी सेप आएगा। अभी देखो, चिकित्सा का पूरे विश्व में माहौल गर्म है एकदम, लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। हाँ, यदि इस समय हमने पूरी ताकत से इस विषय को लेकर के काम किया तो जो मैं कहता हूं ना, देखो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ये होने वाला है कि लोग गाय को चरने के लिए इसलिए नहीं भेजेंगे या डरेंगे कि हमारी गाय का गोबर चोरी ना हो जाए। आने वाला है समय, ये बहुत लंबा नहीं समय लगेगा। लेकिन तब तक गाय बची तब ना। एक और बात है, बहुत सारे गवसिद्धों में ये भावना देखता हूं कि सच कहते हुए डर लगता है। बहुत सारे गवसिद्ध जो राजीव भाई को बहुत लंबे समय तक सुन करके आते हैं, शुरू में जोश होता है, तो गुरुजी बोलो क्या काम करना कर देंगे, हैं? और जब काम करने का समय आता है तो बोलते जी गौमूत्र बेचूंगा, कोई पकड़ के जेल में डाल देगा तो क्या कर लोगे तुम क्रांतिकारी काम? मैं क्लिनिक खोल के बैठूंगा और केस हो गया तो? जेल में जाने वाला आदमी तो क्या, जेल में जाने के डर वाला आदमी क्या क्रांतिकारी का काम कर लेगा? और अगर ये अनैतिक है तो सबसे पहले सरकार को तो मुझे पकड़ के ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ। और गलत काम की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपराधी होता है।
तो यदि ऐसा है तो सबसे पहला अपराधी तो मैं हूं। तो देखो, भयमुक्त हो जाओ। हाँ, और कुछ करना है तो दबंग बनना पड़ेगा। अभी भारत का वातावरण है कि बिना दबंगई के कोई काम नहीं होता है। हाँ, जैसे पुरुषोत्तम जी को कल कहा ना हमने, आपने रास्ता खोल दिया जंगल कब्जा कर लेने का, कर लो, कोई पाप नहीं लगने वाला है। जिसकी भूमि थी उसको दिला रहे, इसमें आपको क्यों पाप लगेगा? और देखो, एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। हमारे देश की सरकारें कहती है ना जी, हम तो गाय के लिए समर्पित हैं, हम तो गाय के लिए काम करते हैं। तो गाय की भूमि को कब्जा कर लो, सरकार की औकात तो जरा देख लें। क्या होगा? आपको निकालेगी ही ना सरकार, लेकिन उस समय तो हम सख्ती से कह सकेंगे ना कि भैया वोट मांगते समय तो कहा था कि गाय के लिए हम समर्पित हैं। तो गाय की भूमि को यदि हम ले रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है? दे दो लीज पर। छत्तीसगढ़ में जितनी भूमि जो गोचर की जमीन है, मैं तो कहता हूँ सारे गविसिद्धों को कब्जा कर लेना चाहिए। और मेरा ये स्टेटमेंट चाहो तो सरकार को कोट करके दे दो। कोई माफिया उसको कब्जा करके ले जाए, उससे अच्छा है कि वो गाय के पास आ जाए वो भूमि। समय भूमि गोपाल की जितनी धरती है वो सब गाय की धरती है, कब्जा करके बैठे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कब का आदेश दे दिया कि गोचर की जितनी जमीनें हैं सब खाली कर दी जाए। सरकारी बिल्डिंग भी बना हुआ है तो तोड़ देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने भी अगर अनैतिक रूप से गोचर की जमीन को कोई कब्जा करके कोई पंचायत ऑफिस बना लिया है, कोई कलेक्टर ऑफिस बना लिया है, तो सीधा आदेश है तोड़ दो। तो सरकार की ऑफिस टूट सकता है, तोड़ने का आदेश है। तो फिर दूसरे लोग क्या है? ये जो संकट आता है ना गविसिद्धों के पास कि जी जगह नहीं है, कहाँ गाय रखूं? अरे ढूंढो ना कौन सी जगह खाली पड़ी है, एक बार खुट्टा गाड़ के बैठ जाओ। कोई खाली कराने आएगा तो देखेंगे। तब तक हो सकता है कि गौ माता आपको इतनी समृद्धि दे दे कि जमीन खरीद के बैठ जाओ। फिर तो दबंग बनो। हाँ, अनैतिक काम के लिए नहीं, हाँ, नीतिगत कामों के लिए दबंग बनना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी आप गौरक्षा कर पाओगे, गौपालन कर पाओगे और चिकित्सा भी तभी कर पाओगे। कल वो एक भाई बोल रहे थे ना, चले गए वो, हैं, प्रेस वाला पूछ दिया करके तेरे पास लाइसेंस है क्या? उनको तो सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए प्रेस वालों को, तुम जो सवाल कर रहे हो इसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? ऐसे सवाल करने के, ऐसे सवाल करने का प्रेस वालों को लाइसेंस है क्या? जिसका खुद का लाइसेंस नहीं है वो दूसरे का लाइसेंस पूछ रहा है। ये सब डर, भय, संशय सब निकाल के फेंक दो। हाँ, सब निकाल के फेंक दो। और जुट जाओ समर्पण के साथ। मुझे तो खुशी तब होगी, पिछले 2 साल से गंभीरता पूर्वक छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, एकदम सीरियस होकर के आ रहा हूँ। मुझे तो खुशी होगी कि कम से कम 10 इनपेशेंट हॉस्पिटल पंचगव्य के छत्तीसगढ़ में 2024 में खुल जाए। और मैं तो देखो आगे होके कह रहा हूँ, इस काम को शुरू करने में कहाँ अड़चन आ रही है, आप अड़चन को लेके आओ ना। देखो, चिकित्सा महलों में नहीं होती है, हाँ, घास फूस के झोपड़ी में भी हो सकता है। आप वो परिकल्पना ही हटा दो ना कि इतने बड़े बड़े बेड वाले हॉस्पिटल होंगे, इतने नर्सेज होंगे, इतने इक्विपमेंट्स होंगे। अरे चिकित्सा उससे नहीं होती है।
चिकित्सा वैद्यकीय कला से होती है। अभी महाराष्ट्र जाकर के आया, मैं तो खुद दंग हो गया। वहाँ जो अपने गविशिधर हैं, हाँ, मुझे लगता है आप छत्तीसगढ़ वालों को महाराष्ट्र लेके घुमाना पड़ेगा। हाँ, एलोपैथी मेडिकल का गढ़ माना जाता है मुंबई और उसके आसपास का क्षेत्र। सारे भारत के ड्रग्स माफिया वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ देखा अभी कि जो अपने गविशिध हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी का जमीन, खेती के जमीन को लीज लेकर के और वहाँ बांस घास फूस से झोपड़ी बना करके 20-20, 25-25 इनपेशेंट चल रहा है काम। लीगली चल रहा है, इलीगल एक भी नहीं चल रहा है। क्योंकि आपके पास भारतीय चिकित्सा विधा में कोई काम को शुरू करने के लिए सरकार कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगती। ये निकल जाओ, ये भ्रम जो पैदा किया हुआ है ना कि मॉल में ही हो सकता है बड़ी चिकित्सा, उनके लिए है, वो उनके पैरामीटर में है। एलोपैथी के पैरामीटर में है कि आप इनपेशेंट हॉस्पिटल रख रहे हो तो आपको एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, उनके पैरामीटर में है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के पैरामीटर में ये सारी चीजें है ही नहीं। शुरू करो। दिक्कत आती है तो रास्ता तो आपके पास है, जो बैठे लोग हैं उनको हायर कर लो। क्या तकलीफ? आज जितने देखो भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस का मालिक डॉक्टर है क्या? मियोट बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका मालिक डॉक्टर है क्या? हॉस्पिटल खोलने के लिए मालिक को डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी परिकल्पना क्या है? यदि मालिक बनने की परिकल्पना है तो कोई अड़चन ही नहीं। जो लोग नौकरी के लिए पढ़े हैं उनको नौकरी दे दो। तो आप सब मिलकर के एक योजना बनाओ और मुझे शाम तक रिपोर्ट करो। आप शाम तक, बस दिन भर का समय है, कि कौन कौन गविशिधर बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क में जाना चाहता है। यदि आप कहोगे तो आप लोगों के लिए एक अलग सेशन रखता हूं मैं। आ जाओ 3 दिन के लिए आश्रम में, वहाँ विद्यापीठम में स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखता हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, और छत्तीसगढ़ में लीगली कैसे हो सकता है? कोई मेडिकल क्षेत्र के लॉयर को पकड़ लेते हैं, जो जहां जहां ब्रेकर है वो निकाल के दे देगा और शुरू करो। आप तय करके शाम में बता दो कितने लोग इस काम को करना चाहते हैं। एक सेशन रख लेता हूँ विद्यापीठम में, आ जाओ, और एक 3 दिन की एकदम डीप ट्रेनिंग। हाँ, और ये शुरू कर लो काम है, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं रहेगा। हाँ, वो चिंता नहीं करना इसमें गुरुजी। हाँ, काम नहीं करोगे तो शुल्क वसूल लूंगा बाद में। सही बात है। और यदि आप सीख के आए और काम शुरू कर दिया तो आशीर्वाद है। टाइम पास के लिए नहीं आना हमारे पास। हाँ, इसमें गुरुजी जैसे हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, हाँ, जो नेटवर्क हॉस्पिटल मार्केटिंग है, हाँ, तो वो सब अगर मिल के करेंगे तो जैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ पर, हाँ, अकेले, वो अलग अकेले कर रहे हैं, तो हाँ, जिन लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और हम लोग वहाँ तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कल मैंने क्या कहा था, काम शुरू करो, कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा। पूछना पड़ा क्या मुझसे? अरे देखो,
समर्पण के साथ यदि काम करोगे तो आपके साथ बहुत लोग आ जाएंगे। इन्वेस्ट करने वाले को गारंटी चाहिए कि उसकी पूंजी नहीं डूबनी चाहिए। ये तो हर आदमी करेगा। और इतना तो पक्का है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है चिकित्सा करने की, इसमें पूंजी लगती ही नहीं तो डूबेगा क्या? लगती है क्या? और जो पूंजी लगती है वो है, पूंजी क्या लगती है? गाय। तो गाय कितने में मिलती है छत्तीसगढ़ में? यहाँ 10,000, 15,000 निःशुल्क। अरे यार 2-4-10 गाय अरेंज कर दो फिर। हम गविसिद्धों के पास एक जो बड़ी समस्या है कि हमको मार्केटिंग करना नहीं आता। यहीं पर हमारी गाड़ी फंसती है। तो देखो प्रमोद जी ने जो चटाई बनाई है ना, ये जो चटाई बनाई है, एकदम दावे के साथ में कहता हूं कि इसकी अगर मार्केटिंग की जाए अच्छे से तो इतना डिमांड आएगा आप बना नहीं पाओगे आप। ये कोई छोटी सोच नहीं है और इसका रिजल्ट कोई छोटा रिजल्ट नहीं आने वाला है। हम सब कर लेते, मार्केटिंग नहीं करते और अंत में बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करके हमारे बनाए हुए धरातल पर काम कर लेती है। देख रहा हूं कि गाय के गोबर के नाम पर पता नहीं जर्सी भैंस बकरी के गोबर के कंडे और ये अमेज़न पर कितने बिक रहे हैं। धरातल किसने तैयार किया? अमेज़न ने तैयार किया था क्या? है? हमने धरातल तैयार किया लेकिन मार्केटिंग करने में हम कमजोर पड़ गए तो मलाई तो कोई और खा रहा है। देखो दोनों चीज पैरेलल करना पड़ेगा। हाँ। माल अपना है, बेचने के लिए सरकार नहीं आएगी। और मैं तो उन लोगों को सबसे निकम्मा मानता हूं जो अपने माल को बेचने की जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पर दे देते हैं। माल अपना तो अपने को ही बेचना पड़ेगा। तो आप जो है ना मुकेश जी, अब यहाँ पर तो देखो मुझे लगता है कि आप होशियार हो सबसे। तो आपको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको एक नेटवर्क में बांध करके और इनको मार्केटिंग सिखाइए। मैं तैयार हूँ। देखो मल्टीनेशनल्स कंपनियां कचरा से कचरा माल को झूठ बोल के बेच देती है। बेच रही आप पूरा जो सोशल मार्केटिंग जो हुआ उसमें देखो आप 10 चीज खरीदो सोशल मार्केटिंग में जा करके 9 कचरा मिलेगा आपको, गलती से एक सही चीज मिलेगा। अपने पास तो कुछ कचरा है ही नहीं है, अपने पास तो अपना सब कुछ हीरा है। हीरा को हम हीरा कहने में डरते हैं, यही तकलीफ है। हाँ, गौमूत्र से सभी रोगों की चिकित्सा हो सकती है, ये कहने में हमें भय लगता है। ये भय को बाहर निकालो और अपना माल हीरा है तो हीरा कहना सीख लो। हाँ, और शर्म किस बात का? जब सुजुकी जैसी कंपनियां अपनी कार को फुटपाथ पर छाता लगा करके बेच सकती है, उनको शर्म नहीं है। आपके रायपुर में नहीं बिकता क्या? ये बड़ी बड़ी कंपनियां कार आजकल जो है चौराहे पर है और कहीं कहीं बड़ा कार्यक्रम अगर होता है तो वहां देखो छाता लगा करके 4 रिप्रेजेंटेटिव को बैठ के कार बेच रहे फुटपाथ पर है। एक समय था कि फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले को सबसे गिरा हुआ व्यक्ति माना जाता था। आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल फुटपाथ पर बेचने लग गई है तो अब वो भावना ही खत्म कर दिया गया कि फुटपाथ पर बेचना खराब काम है। तो भाई उनको फुटपाथ पर माल बेचने में तकलीफ नहीं है, उनकी इज्जत नहीं जा रही है, तो हमको क्यों इज्जत जाती है? अभी गुरुजी जैसे शनिवार रविवार हम लोग को समय मिलता है, हाँ। तो हम लोग हर मंदिर में विजिट करते हैं और वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लगाते हैं और मतलब इतना प्रचार हो गया है कि जो हम जिनको नहीं जानते वो लोग भी आते हैं हमारे पास। अरे आपको वहाँ मंदिर में सुना। डंके की चोट पर माल बेचना सीख लो।
कोई संकट नहीं आने वाला। और ज़्यादा लाइसेंस का डर नहीं रखना। हाँ, लाइसेंस वहाँ लगता है जहाँ आपने केमिकल यूज़ किया है। आपके किसी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, तो ऐसे भी आप उनके एक्ट के अंदर आने वाले नहीं हो। लेकिन वो डरा करके जरूर रखें। अपना दर्द निवारण तेल है ना, गोबर रस वाला तेल, आप 500 बोतल बना करके रायपुर के किसी भी चौराहे पर बैठ के डमरू बजा करके बेच लो, कोई लीगल अड़चन नहीं आने वाला है। और पक्का कहता हूं, आप एक बार बेच के देखो ना, सब बिक जाएगा। और जो खरीद के ले जाएगा ना, वो पूरे खानदान को आपके पास चिकित्सा के लिए लेकर के आएगा। ये मार्केटिंग की इस विधा को सीखो। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं उपदेश आपको दे रहा हूं, मैंने किया हुआ है। हाँ, एक समय था सब्जी उगाता था और कंधे पर टोकरी रख करके बेचा हुआ है। हाँ, भिंडी बैगन और सब्जियां टोकरी पर लेकर के चेन्नई में बेचा हूं। लेकिन जिनको बेचा, अब उनको आना पड़ता है हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमें विश्वास था हमारा माल, हमारा उत्पादन इतना अच्छा है, तो ज़्यादा दिन कंधे पर टोकरी लेके बेचने का काम नहीं है, पहुंचने तक। तो पहुंच तो बनानी पड़ेगी। भाष्म में ऑक्सीजन है। आज किसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है? तो किसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है? लेकिन हमें भय लगता है ये कहने में। आप 500 बोतल भस्म बनाओ, रायपुर के चौराहे पर डमरू बजा के बेच लो। सॉलिड ऑक्सीजन पहली बार बाजार में आया है, सॉलिड ऑक्सीजन बेच लो, गारंटी देता हूं सारा बिक जाएगा। हर पढ़ा लिखा आदमी को मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी है उसको। और देखो, ऐसे ही विज्ञान स्थापित होता है। और आप चाहोगे कि सरकार के माध्यम से हो जाए, सरकार प्रमोट कर दे, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रमोट कर दे, तो सरकार तो कब जागेगी मालूम नहीं। हाँ, और बड़ी कंपनी अगर करेगी तो आपका ही खड़ा किया हुआ बाजार वो छीन के ले जाएगी। पाँच 7 साल पहले तक भस्म का पानी पीने का रिवाज था क्या? आज हमारे यहाँ जितना भस्म बनता है, कभी स्टॉक नहीं रहता, कभी स्टॉक नहीं रहता। अब 5 किलो भस्म मांग के देखो, आप आनंद को फोन करना, 5 किलो भस्म दे दो, ये बोले नहीं है, वेटिंग में लिखा देगा। तो ये काम आप लोग छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकते? तो मार्केटिंग थोड़ा आप टाइम निकालो, टाइम निकाल करके इनको थोड़ा मार्केटिंग सिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग टीम बना लेते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की बना लीजिए। और प्रत्यक्ष भी हमको लगता है कोई एक सेशन इनका लीजिए जिसमें इनको मार्केटिंग सिखाइए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं अपने पास जिसमें आपको लीगल कोई अड़चन नहीं आने वाला है। भस्म में कोई लीगल अड़चन नहीं आने वाला है। आप दर्द निवारण तेल बनाते हो, क्या अड़चन आने वाला है? आप बालों का तेल बनाते हो, क्या अड़चन आने वाला है? सादा गौमूत्र अर्क बनाते हो, बेचते हो, क्या अड़चन आने वाला है? कोई बताए तो सही कि कहाँ पर क्या लीगल अड़चन आता है। आप घनवटी सादा बना लेते हो, क्या अड़चन आने वाला है? किसी में कोई अड़चन वाला विषय ही नहीं है। हाँ, हम मान के बैठे हुए हैं और भय ग्रसित हैं केवल। तो निकलो भय से। अब तो देखो, भारत में बहुत सारे राज्यों ने सिंगल हर्ब्स को फूड सप्लीमेंट्री में ले लिया है। हाँ, बहुत सारे राज्यों ने। कुछ क्रिमिनल राज्य हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल घुसखोर जो है वो नहीं कर रहे हैं। ईमानदार बहुत सारे राज्य हैं। हमारे यहाँ पांडिचेरी सरकार ने क्या किया, सारे हर्ब्स को फूड सप्लीमेंट्री में ले लिया। आप अकेले सर्पगंधा से कोई औषधि बनाते हो तो आपको फूड सप्लीमेंट्री में वो रजिस्ट्रेशन कर देते। बहुत सारे राज्यों ने कर लिया है। अब इनका जो एक जो पकड़ है
माफियाओं का, वो छूटता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे छूटता है वैसे वैसे आपको वो मार्केट पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई और मज़ा लेके जाएगा। आपसे 2 रुपया में गोबर का कंडा लेके इमेजिन तो 50 रुपये में बेचेगा, मलाई तो वो खा जाएगा। और यदि आपने पकड़ लिया बाजार को तो उनकी नहीं चलने वाली है, और उनका खंडन भी करना चाहिए। कोई गलत माल बेच रहा है आपका तो उसका खंडन भी करना सीखो आप। हाँ। बुरे को बुरा कहने में क्या डर है कि नहीं? जो बुरा है तो बुरा है, आपके पास श्रेष्ठ है तो उसको श्रेष्ठ कहने में भय नहीं होना चाहिए। तो आज मैं समझता हूँ 2 काम आपको दिन भर में सौंपता हूँ। एक तो शाम तक आप आ जाओ, कौन कौन इस क्षेत्र में उतरने वाला है उसका मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख देता हूँ अलग से, कि आप चिकित्सालय करोगे तो सारा लीगल से लेकर के आप बोलोगे एडवोकेट को भी बुला लूँगा, हाँ उस सत्र में भय निकालने के लिए। और एक बड़े प्रोजेक्ट प्रकल्प में किसको किसको भिड़ना है वो। और दूसरा एक मुकेश जी आप जरा मार्केटिंग में इनको ठीक है लगाइए और जोड़िए इनको, जरा इनको दौड़ाइए इनको, हाँ मार्केटिंग। ठीक है जी, ये 2 काम कर लो। देखो इतना मेहनत किया है इन लोगों ने, है वो अभी बता रहे थे अवधेश भाई 15 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं कार्यक्रम करने के लिए। तो आप देखो कितना श्रम लगता है एक कार्यक्रम को करने में, कितना पैसा खर्च होता है, कितना श्रम लगता है, और उसका बेनिफिट आपने नहीं लिया तो फिर कार्यक्रम करने का मतलब क्या है? जिनको जिनको अपने स्थान में जैसे बड़ा प्रकल्प खोलना है उनको वहाँ पर आके हम लोग, जैसे राजनांदगांव का हमारा सेंटर है तो गुरुजी भी ट्रेनिंग देंगे और हम लोग आके वहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे फाइनेंशियली भी, और कैसे मार्केटिंग करना है, चिकित्सा में क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। लेकिन आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव रहना चाहिए ना। जैसे अगर कोई स्थान में खोलना है तो आप वहाँ पर, आपका जो स्थान है वहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, आप लोगों को भी यहाँ बुलाएंगे, तो एक नेटवर्क की तरह काम करेंगे तो वो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक मतलब टीम बना के हमें हर जगह काम करना होगा। यहाँ जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं छत्तीसगढ़ में, एक को भी मत छोड़ो। जहाँ छोटा बड़ा धार्मिक आयोजन होता है ना वहाँ शिविर लगा ही दो। कल हम लोग गए थे राम मंदिर विजिट के लिए, है बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि उसके आसपास में एक पंचगव्य का केंद्र होना चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटी है। कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं, और जितने आते हैं सब आस्थावान लोग होते हैं। तो प्रयास करो ओ भाई अवधेश जी, एक प्रयास करो राम मंदिर के पास में कोई एक खुले। और तो मैं कहता हूं ना, नहीं देंगे मंदिर वाले, पता है हमें, फिर भी एक बार ट्राई करो। जी जी, इतना तो रहना कि आपके पास आया था आपने दिया नहीं, ये कहने के लिए तो रहना चाहिए। अप्रोच करो आप कमिटी से कि आप इतना अकौड़ी पकौड़ी चकौड़ी और क्या भेलपुरी और पिज्जा पूरी बेचने के लिए आपने ये काउंटर दे रखा है, हैं? एक काउंटर गाय के लिए दो, प्लस पॉइंट है गुरुजी, वहाँ गौशाला भी है। हाँ, और गौशाला भी है, गौशाला भी है। उनका प्रोडक्ट, हाँ। उनका प्रोडक्ट से उनके साथ अपन ये कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाते होंगे, हाँ, तो उनका गोबर गोमूत्र वहाँ पर प्रोडक्ट भी बनेगा, ये हाँ, डील हो सकता है। आप लगो उसके पीछे, उनके साथ MOU साइन करके अवधेश जी लिखित आवेदन देंगे, एकदम लिखित आवेदन दो। पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशंस के बैनर पे दो लिखित आवेदन कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र है और यहाँ पर गाय के विज्ञान का प्रचार होना चाहिए, इसलिए आप गाय के विज्ञान के प्रचार के लिए काउंटर दो यहाँ पर। हाँ। एक MOU ही साइन उनके साथ कर लेंगे, हाँ। अपने एसोसिएशन, उनके जो मेन ट्रस्टी है ना, उनसे एक माहौल बनाइए, मुकेश जी को लेकर के जाइए। मुकेश जी थोड़ा आप समय निकालो आप, है ना। ऐसे जो बड़े सामूहिक स्थल हैं आपके छत्तीसगढ़ में, रायपुर या कहीं भी, ऐसे स्थानों को पकड़ो
और देखो क्या है, वो कहो इंडिविजुअल हमें ना दो, हमारी संस्था को जगह दो। जैसे 2 साल पहले का एक उदाहरण आपको देता हूँ कि एक प्रपोजल हमारा बहुत दिन से चल रहा है कि भारत के सारे एयरपोर्ट पर पंचगव्य के स्टॉल खुलने चाहिए, आउटलेट खुलना चाहिए। बहुत दिन से प्रपोजल चल रहा है, उसमें जो भी अड़चने हैं उसको निकालने की कोशिश चल रही है। तो इसी संदर्भ में जो अप्रोच हमारा जब गया पेट्रोलियम कंपनियों के पास, तो एक पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा कि हम एक साथ 200 पेट्रोल पंप पर स्टॉल आपको देते हैं, लगाओ। अच्छा, हाँ, तैयारी है, मिल जाएगा। चलाने के लिए वो टीम अभी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए वो गवसिद्धामृतम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था ना, उसको फिर से अभी जिंदा कर रहा हूँ, वो लगाया है आदमी। तो जैसे ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा शुरू हो जाएगा, तो फिर जितने भी, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर को सबने जगह दे दिया, रेलवे स्टेशन ने जगह दे दिया, सामूहिक जगह पर मिल गया, हर जगह जाओ आप गीता प्रेस का आपको बुक स्टॉल मिल जाएगा। तो ऐसे सामूहिक स्थानों पर पंचगव्य का स्टॉल होना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है, आप पूरी प्लानिंग के साथ व्यवस्था के पास जाओ तो कुछ लोग मना कर सकते हैं, सब नहीं मना करेंगे। उनको भी प्रॉफिट है ना गुरुजी। हाँ। मंदिर भाई वहाँ का गौशाला चलेगा, तो उनके मन में भी है कि कुछ यहाँ पर हो। तो एक अप्रोच करो आप। ठीक है। यहाँ रायपुर में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पर एक अप्रोच कीजिए। और ऐसे मुँह जवानी अप्रोच नहीं है भाई, जो तो उसकी लेटर ड्राफ्टिंग करिए, सारी चीज़ कीजिए, और कर करके उनके पास एक आप पूरी प्लानिंग के साथ उसके पास पहुँचिए। मुझे नहीं लगता है अपना प्लानिंग अच्छा हुआ तो 10 में 10 मना करेगा। 10 में 2-3 मना कर सकते, 2-3 खड़ूस लोग होते हैं, उनको छोड़ दो। वो खाली चंदा उगाने के लिए धार्मिक संस्था चलाते हैं, उन लोगों को छोड़ दो। लेकिन जो सच में आस्थावान है, आस्था से जुड़ करके चला रहा है, वो नहीं मना करेगा। और अपना भी डिप्लोमेटिक अप्रोच रहेगा तो गुरुजी कोई मना नहीं करता प्लानिंग के साथ। मैं तो यही कहता हूँ, मना करने वाले को करने दो। मना किया तो उसके खिलाफ बोलने का अधिकार हो जाता है हमारा फिर, है? रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया सेंटर है, बहुत बढ़िया है। नहीं, वो चल रहा है, वो चल रहा है काम। वो बीच में जो है गवसिद्धामृतम जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा पेपर तैयार है, बस 1-2 क्लाउज के कारण रह गया, 1.5 साल पेंडिंग। अभी फिर से उसमें लगाया हूँ आदमी को कि इसको जल्दी से करो। हाँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो बन गया, तो किसी भी गवसिद्धर का कोई भी माल नहीं रहेगा घर पे, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी उठा लेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक साथ पूरे देश में 400-500 आउटलेट मिल जाएंगे, तो खपाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। फिर इतने बड़े नेटवर्क के लिए एक मार्केटिंग टीम, सोशल मीडिया टीम, वो टीम सारा कुछ रख दो। आपका तो काम प्रोडक्शन करना है, करो। हाँ, तो मुझे लगता है देखो, अधिक से अधिक मार्च तक कोऑपरेटिव सोसाइटी अस्तित्व में आ जाएगा। इस साल हमने लगाया है, दिल्ली में टीम को लगाया है। अब ये सब काम दिल्ली में होता है, और दिल्ली में अपना बैठना नहीं होता है, वो मुश्किल है। एक चीज और है गुरुजी की, गवर्नमेंट के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है हाँ, वो भी हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं। सरकार देखो, सरकार से तो उम्मीद ही मत रखना, चाहे कोई भी सरकार होने दो। हाँ, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। हाँ, वो तो विषय ही छोड़ दो कि कोई सरकार आपके साथ आके कोऑपरेट कर देगी। हाँ, वो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग कहते हैं ना, जो सरकारें कहती है, सरकार के अधिकारी कहते हैं ना, उनको तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। अच्छा, कई बार बोल चुका हूँ, MOU साइन करने। आपका चक्कर लगाने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप आओ, क्या करना है करके देते, प्रपोजल आप सपोर्ट करो। अभी दिल्ली में जो बैठक जो हुई थी, जिसमें आयुष के सेक्रेटरी और सारे मंत्री संतरी सब आए हुए थे, तो वहाँ बुलाया था मुझे मुख्य स्पीच के लिए। तो मैंने एक ही प्रस्ताव रखा। आयुष का डायरेक्टर भी था, आयुष के 3 या 4 डायरेक्टर आए हुए थे। अच्छा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग सब आए हुए थे। उनको एक ही चीज़ कहा, गाय को स्थापित करना है, स्वावलंबी बनाना है,
एक काम केवल आप कर दीजिए। तो सुनने बोला क्या काम करना है? आप तंग करना छोड़ दो। आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, हाँ, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, आप तंग करना छोड़ दीजिए, गाय तो पुनः स्थापित हो जाएगी। रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे देख लेना। हाँ, वो लाइव चल रहा था उसका। नहीं, मैंने देखा, मैंने भेजा था, पथमेड़ा का 20 मिनट का है। हाँ, दशरथ जी महाराज ने किया था। तो सुन लिया आपने सबने, तो बहुत मैं भेजूंगा। और उन्होंने भी स्वीकार किया ना कि भाई बिना, उनको सारे टर्नओवर बताए कि देखो मैं भी इतना टर्नओवर कर रहा हूँ। हाँ। इसमें भय की क्या बात है? टर्नओवर कर रहे हैं, आपको जीएसटी पे कर रहा हूं, तो भय किस बात का मुझे? तो अप्रोच तो करो, लेकिन सरकारों के पीछे समय खराब मत करो। हाँ। तो एक चिट्ठी देके बस उनको, हाँ भाई हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हो तो आ जाओ। आप थे टावरी जी हैं जी, ठीक है, समर्पित हैं गाय के प्रति। उनका पूरा जोड़ रहता है सरकार के पीछे भागो, सरकार से कराओ, सरकार से कराओ। अरे मैं सारा गणित निकाल करके बैठा हूं, वहां कुछ नहीं होने वाला है। ऊर्जा खराब हो गई। ऊर्जा, देखो यही जो प्रकल्प है अपना गवशिद का और गाय की चिकित्सा का, अगर ये पूरा सिलेबस बना के प्रपोजल लेके सारा कुछ लेकर के सरकार के पीछे घूमते और ये काम नहीं करते, तो आज तक इतने लोग भी नहीं खड़े होते, और शायद आज तक मुझे सरकार का चक्कर ही लगाना पड़ता। शुरुआत भी नहीं होगा। हाँ, उनके पास इतनी बुद्धि ही नहीं कि उस चीज को समझ सके ना गुरु जी, वहां पर जो लोग लेकिन बैठे हैं। आज देखो बिना सरकार की मदद से, हाँ, बिना किसी एनजीओ की मदद से आज गवशिद का इतना बड़ा प्रकल्प देश में खड़ा है, इतना चल रहा है। टर्नओवर कितना है, कितना टर्नओवर है आज गाय के गवियों का? अकेले हैदराबाद 4 करोड़ रुपया का रोज सेल करता है गाय के प्रोडक्ट। आप पूरे देश का आंकड़ा निकाल लो, ये 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर बैठता है प्रतिदिन का। ये 100 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? गाय के पास जा रहा है। इसलिए गाय की स्थिति पहले से सुधरी है। छोटी मोटी गौशाला करने की हिम्मत कोई नहीं करता था पहले। आज छोटी छोटी कितनी भारत में गौशालाएं खड़ी। अपने गवशिद परिवार में 300 से ज़्यादा गौशालाएं हैं। 10 गाय, 20 गाय, 15, 25 गाय वाली 300 से ज़्यादा है। हाँ, ये हिम्मत आपने क्यों किया है? ये स्थिति बनने के कारण। ठीक है जी, बस है। तो आपका कुछ प्रश्न है तो रखो, कहाँ संकट है, क्या है, रखो, उस पर विचार करेंगे, और नहीं तो फिर पूर्ण करो इस सत्र को। अभी जहाँ जहाँ बड़े जो मंदिर संकट है उनको एक पत्र वहाँ पे वहाँ हो भी जाएगा आसानी से। नाश्ता के लिए चल, शांति पाठ कर लीजिए, चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम शांति शांति शांति।